अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, आप खैरियत से हैं? जी, वालेकुम सलाम पीर साहब, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल खैरियत से। बहुत मशकूर हूँ कि आपने वक़्त निकाला और हमें आपने मौका दिया, आपके वेंचर के हवाले से गुफ्तगू करने का, आपसे गुफ्तगू करने का। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया इट्स एन ऑनर टू बी हियर और आपकी भी बिल्कुल मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस काबिल समझा के बुलाया आपने यहाँ पे। अ, ये अब इसे इसे उर्दू में क्या कहा जाए? आप जैसे लोगों के सामने बैठ के ना मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, मुझे लफ्ज़ भी बड़े सँभाल-सँभाल के बोलने पड़ते हैं। नहीं, नहीं। अ, ख़ैर आप कसर-नफ़्सी से काम ले रही हैं। मेरे लिए ये बड़ी इज़्ज़त और ऑनर की बात है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ माय लाइफ एट लीस्ट, मेरा फ्यूचर। ये हर हर जिंदगी में होता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं तो आज भी सोचता हूँ मेरा फ्यूचर क्या होगा। और आपका जो वेंचर है, आपका स्टार्टअप है, दैट इज मेरा फ्यूचर डॉट पी के। जी, बिल्कुल। अ वेरी इनोवेटिव, वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी न्यू आइडिया। ये है क्या, पहले तो हमें अम इसके बारे में बताइए। पीर साहब शायद आइडिया तो नया हो लेकिन मसला बहुत पुराना है और बहुत मेरा ख़्याल है कि तीसरी-चौथी जनरेशन हमारी इस मसले से गुज़र रही है। मसला बुनियादी तौर पे ये है कि एक बच्चा जो होता है जब 16-17 साल का होता है तो उसको हम ये कहते हैं कि अपनी डिग्री सिलेक्ट करने की तरफ तुम सोचो कि तुमने जो है वो आगे डॉक्टर बनना है या तुमने इंजीनियर बनना है या तुमने तीसरी कोई ऑप्शन देखनी है। तो वो हम उसे कह तो देते हैं और दिल सब माँ-बाप का ये होता है कि बच्चा बस मेरा डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए या फोर्सेस में चला जाए, तीसरी कोई हम्म, बात जो है वो उनकी भी समझ में नहीं आती क्योंकि विज़न थोड़ा-सा लिमिटेड होता है। वो बच्चा बेचारा खुद बड़ा कन्फ्यूज़ होता है, बहुत यंग होता है। उस एज में वो एक डिसीज़न ले लेता है बहुत कम इन्फॉर्मेशन के साथ। उसके माँ-बाप के पास जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो देते हैं, वो अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन रखता है उसके हिसाब से वो बताता है और एक वो करियर चूज़ कर लेता है। दुःख की बात ये है कि 16-17 साल की उम्र में जब बच्चे को शायद छोटे-छोटे डिसीज़न जो कि शायद आपकी एक कपड़े खरीदने के बारे में डिसीज़न हो या खाना खाने के बारे में डिसीज़न हो, उसमें इतना कन्फ्यूज़ होता है और उस वक़्त उसे हम कहते हैं कि बस डिग्री सेलेक्ट कर लो और फिर सारी उम्र इसी के साथ रहना। हम्म, जब 65 साल के हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, फिर देखेंगे कि जी आगे क्या करना है। तो वो एक हमारे ये बहुत हमेशा से ये मसला रहा है, हमारे माँ-बाप ने भी ऐसे ही चीज़ें सेलेक्ट की, हमने भी ऐसी चीज़ें सेलेक्ट की और अब हमारे बच्चे जो हैं वो भी शायद इसी तरह से चीज़ें सेलेक्ट करेंगे कि जो नोन चीज़ें हैं, जो स्टेबल चीज़ें हैं, स्टेबल कैरियर्स हैं, उसकी तरफ वो चले जाते हैं। तो मेरा फ्यूचर के पीछे आइडिया ये था कि बच्चा जो है और उसके माँ-बाप जो हैं, वो उसको बेहतर तरीके से समझें। तो हमने एप्टीट्यूड टेस्टिंग एक शुरू की, उस एप्टीट्यूड टेस्टिंग में होता ये है कि हम बच्चे को मल्टीपल डायमेंशन से जज करते हैं, जिसमें से एक डायमेंशन उसकी पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, दूसरे उसके इंटरेस्ट हैं, तीसरी उसके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एरियाज़ हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप वो टेस्ट देते हैं, तो हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी आए कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत क्रिएटिव है या आपकी पर्सनैलिटी बहुत कन्वेंशनल है। अब क्रिएटिव पर्सनैलिटी अगर किसी की है, तो ज़ाहिर है कि वो एक बैंकिंग के करियर में तो जब एंड अप होगा तो वो सारी उम्र नाखुश रहेगा वहाँ पे। हम्म, वो शायद एक ऐसे करियर में ज़्यादा बेहतर है जहाँ मार्केटिंग है या एक्सट्रोवर्ट होने के चांसेस हैं, लोगों से इंटरैक्शन के चांसेस हैं, क्रिएटिव होने के चांसेस हैं। तो वो हमारा जो टेस्ट है उस बच्चे को बताता है कि भई तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है? तुम्हारी दिलचस्पियाँ क्या हैं? तुम किन सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग हो? तो ये तो एक एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट हम ये करते हैं कि क्योंकि हमने एआई के ऊपर बेस करके अपना सिस्टम क्रिएट किया है, तो इन रिजल्ट्स की बेसिस पे हम उस बच्चे को डिग्री सेलेक्ट करते हैं डिग्री सजेस्ट करते हैं जो कि उसके फ्यूचर के लिए बेहतर साबित हो सकती है एज़ पर हिज़ रिजल्ट्स। हम्म, तो बुनियादी तौर पे दिस इज़ एप्टीट्यूड टेस्टिंग हम्म, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका हम्म, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि बच्चा, उसके माँ-बाप, उसके गार्डियंस उसे बेहतर तरीके से समझें और फिर जो फैसला करें वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो, हम्म। वो बिल्कुल अंधेरे में टाँमक-टोहियाँ मारने वाला और हिट एंड ट्रायल वाला डिसीजन ना हो, बल्कि सोच समझ के किया जाने वाला फैसला। ठीक है। अच्छा, ये जो टेस्टिंग है, ये सारी एआई बेस है? जी, ये सारी की सारी एआई बेस्ड है और उसकी वजह सादी-सी ये है कि हम सब्जेक्टिव होना ही नहीं चाहते थे। हम्म, अब क्योंकि सब्जेक्टिव तो आप देखिए काउंसलिंग करियर काउंसलिंग बहुत अवेलेबल है, आपके माँ-बाप आपको काउंसलिंग देते हैं, दोस्त देते हैं, रिश्तेदार देते हैं। जो उसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट ऐसा आता है कि अगर एकेडेमिया में सक्सेसफुल हूँ, सो कॉल्ड सक्सेसफुल अगर आप उसे कह सकते हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि जी मेरा बच्चा भी इधर चला जाए क्योंकि स्टेबल फील्ड है, पैसे हम्म, भी ठीक मिल जाते हैं, गुज़ारा भी अच्छा हो जाता है, तो सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ऑब्जेक्टिविटी हमने डालने का जो सिर्फ वाहिद तरीका समझा वो यही समझा कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऐसे डेटा पॉइंट्स के ऊपर बिल्ड होगा जो कि जेन्युइन डेटा पॉइंट्स होंगे। तो हमने एआई को इस तरह से बीच में डाला कि हमने पहले उन बच्चों को उठाया मार्केट में से जो कि अपनी डिग्रीज़ में खुश थे। हम्म, अपनी डिग्री में आगे प्रोग्रेस कर रहे थे, उनके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ थी।
उनकी बेसिस पे हमने अपना एक सिस्टम क्रिएट किया। तो एक जो यंग बच्चा होता है 16-17 साल का, जब वो टेस्ट देता है तो उसके रिजल्ट्स जाके इन बच्चों से मैच होते हैं। हुँ, तो ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मर्ज़ी से कह देते हैं भई क्योंकि तुम क्रिएटिव हो तो तुम्हें तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन ही सूटेबल है हुँ, या डिज़ाइन ही सूटेबल है। वो उसका रिजल्ट जाके मैच होता है सिस्टम के साथ, सिस्टम जहाँ देखता है कि उसकी सूटेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वो वहाँ पे उसकी मैचिंग जो है वो निकाल देता है। तो सही। इसलिए हमने फिर एआई को डाला कि ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर हो, सब्जेक्टिविटी ना। हुँ। वो मुझे याद पड़ता है कि जो मेरी और आपकी पहली मुलाकात थी शायद डेढ़ 1 साल पहले, और डॉक्टर जी। साहब भी साथ थे, डॉक्टर साकिब साहब भी साथ थे। उस वक़्त भी हम बैठे हुए थे और जब गपशप हो रही थी, तो उस वक़्त भी ये डॉक्टर साहब का शायद इस बात पे ख़ासा इसरार था कि आगे जो मंज़रनामा है वो डाटा की बेस पे, अ, उस पे आप एनालिसिस भी करेंगे और डाटा ही वो मेन चीज़ है जिसके साथ आप आगे खेलेंगे, और मेरा ख़्याल है कि अब आपने तो डाटा के साथ खेलना शुरू कर दिया। जी, कुछ डाटा के साथ हमने खेलना शुरू कर दिया, कुछ डाटा हमारे साथ खेलता है। तो वो ऐसे आगे-पीछे चीज़ें चलती हैं। लेकिन बिल्कुल जी देखें, आजकल की दुनिया हमारी ऐसी है कि हम डेली बेसिस पे डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी मैं और आप जो बात कर रहे हैं, डाटा प्रोड्यूस हो रहा है कि हुँ, हम एक ज़ूम की कॉल यूज़ कर रहे हैं, वो कितनी इफ़ेक्टिव है, उसमें कितने ग्लिचेज़ आते हैं, कितने ग्लिचेज़ नहीं आते हैं, हुँ, रिकॉर्डिंग कैसी होती है, कैसे नहीं होती है। तो इस डाटा को यूज़ करती है कंपनी और फिर अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाती है। तो जब हम इस चीज़ को हर जगह यूज़ कर रहे हैं, तो करियर के डिसीज़न में क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पे हुँ, हम ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं होते? वहाँ हम इतने सब्जेक्टिव क्यों हो जाते हैं? इतने मनी ओरिएंटेड क्यों हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं बस जो स्टेबल करियर है वही लेना है। हमें इस बात की परवाह नहीं रहती कि भई जो बच्चा है वो खुश रहेगा या नहीं रहेगा, उस करियर में अच्छा होगा या नहीं होगा। हमें परवाह ये होती है कि बस उसके पास एक स्टेबल जॉब होना चाहिए, ताकि उसकी शादी या उसके आगे की चीज़ें जो है वो आसान हो जाए। तो वो फिर उसमें डाटा को डालने का मकसद ये है कि बच्चे का जो इतना बड़ा फैसला हम कर रहे हैं, आखिर वो हम डाटा की बेसिस पे क्यों नहीं कर सकते? और क्योंकि बिल्कुल दुनिया इसी तरफ जा रही है, तो हम भी फिर उसी की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि उसको इस्तेमाल करें और बेहतर फैसले कर सकें। बिल्कुल ऐसा है। दुनिया भर रुझानात के मुताबिक बच्चों को फैसिलिटेट करती है उनका करियर चूज़ करने में। लेकिन हमारे यहाँ तो एक बड़ा अरसा, कम से कम हमारी नौजवानी तक तो ये ट्रेंड था कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। ये आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको इंजीनियर बनना चाहिए, आपको आईएएस भी करके आर्मी में ऑफिसर बन जाना चाहिए। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो चौथा समझ में आता था, वही आता था कि कुछ पैसे जमा करके किसी बैंक में रखवा के आप बैंक की जॉब ले लें। तो वो मतलब ये रुझानात थे, और मेरा ख़्याल है इस हद तक ही अवेयरनेस थी वालिदैन के पास। अब जी, वालिदैन वेल बिल्कुल। अवेयर्ड हैं। वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, और हमारी हाथ की हथेली जितनी मालूमात की मशीन मोबाइल की सूरत में हमारे पास मौजूद है। कनेक्टिविटी इज़ नॉट एन इश्यू एनीमोर। तो हुँ। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप मेरा फ्यूचर पे काम कर रही हैं, अ, क्या रुझानात आपके सामने आए? आपने देखा कि कोई बच्चे ऐसे थे जिनको घर की तरफ से पुश था कि नहीं, नहीं बेटा तुमने एमबीए ही करना है, और बच्चा जो है वो अंदर से डांसर था, या बच्चा अंदर से बहुत अच्छा पेंटर था, बच्चे के अंदर शायरी पनप रही थी और घर वाले उसको डॉक्टरी की तरफ भेज रहे थे। और वैसे बड़ा अजीब ना लगे डॉक्टर साहबा कि एक अंदर से शायर हो और ऊपर से डॉक्टर हो, तो उसने तो बड़ी नफासत से सर्जरी करनी है, और शायद वो पूरी एक गजल लिख दे उस सीने पे जिसे उसने चाक करना है बाईपास करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी मुख्तलिफ तरह के रुझानात देखने को मिले उसमें। मैं आपको बताऊँ कि जब आपने भी शायद ये बात सुनी हो कि कहते थे कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको माँ-बाप कहते थे कि बेटा 3 ऑप्शंस हैं, या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या फेलियर बन जाओ। तो हम्म, तीसरी ऑप्शन वाज़ कंसिडर्ड अ फेलियर कि जी बच्चा हम्म, इस काबिल नहीं था कि इन 2 जगह नहीं जा सका। हम जब डाटा कलेक्ट करने गए ना पीर साहब, तो हम बहुत अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गए और वहाँ पे जब हमने डाटा कलेक्ट किया ना बच्चों के साथ, तो वो ऐसे बच्चे थे, कई ऐसे बच्चे मुझे मिले जिनके 4-4 जीपीए थे। और वो बच्चे अपनी डिग्री से नाखुश थे। हम्म, और मुझे बड़ा दुःख होता था देख के, मैं कहती थी कि ये बच्चा अगर आप देखें तो बाहर की दुनिया में उसके माँ-बाप की नज़र में बड़ा सक्सेसफुल है, क्योंकि उसके हम्म, 4 जीपीए। लेकिन हम्म, आप ये देखें कि वो बच्चा कहता है मैं डिग्री से खुश नहीं हूँ। और वो आज 21 साल की उम्र में खुश नहीं है और वो अगले 21 साल भी उसी करियर में गुज़ार देगा। तो एक तो ये हमने चीज़ जो है बड़ी कॉमन देखी। दूसरी चीज़ हमने देखी कि पाकिस्तान में 2 एक्सट्रीम केसेज़ हैं। एक केस आपको उन पेरेंट्स का नज़र आएगा जो कि बच्चे को पहले दिन से पुश करेंगे कि तुमने यही बनना है और कुछ नहीं बनना। ये वो माँ-बाप हैं जो कि कहेंगे कि जी मैट्रिक के नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक कर लो तो बस उसके बाद फिर आगे, और वो मैट्रिक में अगर उस बच्चे के नंबर नहीं आते होते हैं, आप देखते ही हैं न्यूज़पेपर में जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है 7-10 खुदकुशियों की भी खबर होती है, क्योंकि वो माँ-बाप ने उस बच्चे को कह-कह के कह दिया कि भई अगर इससे नीचे आए तो एक्सेप्टेबल नहीं है।
और उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि वो किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एंड अप करें। तो एक तो वो बच्चे हैं जो फोर्स्ड बच्चे हैं। अच्छा, दूसरी एक्सट्रीम जो स्पेक्ट्रम की है, वो बच्चे हैं जिनके माँ-बाप कहते हैं जो मर्ज़ी करो। हुँ, वो उतने ही कन्फ्यूज़्ड हैं जितने वो वाले बच्चे हैं जिनको फोर्स किया जा रहा है। तो हुँ, अब मसला ये है कि जब माँ-बाप ने ये तो कह दिया जो मर्ज़ी करो, बहुत अच्छी बात है कह दिया। हुँ, लेकिन बच्चा का तो आप देखें, बच्चे की उम्र क्या है? 17 हुँ, साल, 18 साल उम्र है। वो उस उम्र में उसको क्या पता कि मैंने क्या करना है? बहुत कम हुँ, लोग होते हैं जो बहुत क्लियर होते हैं पहले दिन से, उनको पता होता है मेरा पैशन क्या है। मेजॉरिटी आप देखें तो हम सब कन्फ्यूज़ ही हैं, इस उम्र तक बल्कि कन्फ्यूज़ हैं, आप पिछले 17-18 साल की क्या बात है। तो ये मैंने देखे 2 केसेस नज़र आए कि जो फोर्स्ड हुए हुए हैं और कुछ जो फोर्स नहीं हुए हुए लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं थी और वो भी उतने ही कन्फ्यूज़ हैं, उतने ही परेशान हैं। बहुत कम केसेस थे ऐसे बीच में जो कि बहुत सोच समझ के प्योर ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेके और माँ-बाप की भी उसमें गाइडेंस शामिल थी। हुँ। उसको लेके फिर वो आए और फिर वो खुश हैं कि अच्छा हम जो कर रहे हैं, वो हम ठीक कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये आप रुझानात का जायज़ा किस उम्र से लेना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स की? ये हम सजेस्ट ही करते हैं पेरेंट्स को और स्कूल्स को कि बच्चे का आप जो पहला एप्टीट्यूड टेस्ट करवाएँ ना, वैसे तो मैं आपको सही बात बताऊँ मीर साहब, कि बहुत अर्ली होना चाहिए, 5वीं क्लास में होना चाहिए, जब बच्चा हुँ, 10 साल का होता है। हुँ, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उधर तो हम अभी नहीं पहुँचे हैं, तो हम हुँ, ये सजेस्ट करते हैं कि आप 9वीं क्लास में जब बच्चा जा रहा होता है ना, 8वीं से 9वीं में, या 8 क्लास से ओ लेवल में जा रहा होता है, उस वक़्त उसका पहला एप्टीट्यूड टेस्ट वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। जहाँ पे आपको पता लगे। अच्छा, क्योंकि बच्चा टीनेजर होता है और आपकी साइकोलॉजी भी ये कहती है और रिसर्च भी ये कहती है कि बच्चे में बहुत रैपिड चेंजेज़ आती हैं। हुँ, तो जब बच्चा 9वीं क्लास में जा रहा होता है, 14-15 साल का होता है, तब उसका आप पहली दफ़ा टेस्ट करवाएँ। उसके हुँ, अगले साल जब वो 16 साल का होता है, 10वीं क्लास में जाता है, ए लेवल में जाता है, तब दूसरा करवाएँ और फिर हुँ, तीसरा और फिर चौथा। यानी जब वो 12वें ग्रेड तक पहुँचता है, एफएससी हो गया या ए लेवल हो गया, आपका उसका पिछले 4 साल से टेस्ट हो रहा है। उसका हुँ, फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको समझ ही आती है कि उस बच्चे में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेज़ आई हैं। और बहुत बच्चों में बहुत रैपिड चेंजेज़ आती हैं। बच्चों जी। का इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है साइंस में। हुँ, बच्चों की पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट हो जाती है, हुँ, क्योंकि टीनेजर्स हैं, हार्मोन्स हैं। जी, आजकल डिप्रेशन का इतना इश्यू है, जी। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। तो उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स फ्रॉम द 9th क्लास टू 12th क्लास, जब वो 14 से लेके 18 साल की उम्र का है, तब से आप उसका शुरू करवाएँ और 18 साल तक करवाएँ। फोकस हमारा ये है कि जब बच्चा ए लेवल अपना क्लियर करता है, एफएससी क्लियर करता है, वहाँ पे वो सबसे बड़ा डिसीजन अपनी ज़िंदगी का लेता है, यूनिवर्सिटी की डिग्री सेलेक्ट करने का। हुँ, वो डिसीजन वो सही डिसीजन है। तो वो हुँ, डिसीजन अगर आप ये देखें कि पिछले 4 साल के डाटा के ऊपर बेस होगा, तो हुँ, उसके चांसेस ऑफ एक सक्सेस और चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस कहीं ज़्यादा हैं, एज़ हुँ, कंपेयर टू अगर वो बगैर किसी सोचे-समझे बगैर वो ये फैसला कर लेता है तो। हुँ। बिल्कुल ठीक है, और मैं अब आपकी बात के दौरान ये सोच रहा था कि वाक़ई इसे प्राइमरी लेवल पे होना चाहिए, क्लास 5 स्टैंडर्ड 5 पे इस बच्चे के रुझानात को हुँ, देखना चाहिए। क्योंकि अभी आप अपनी गुफ्तगू में भी एफएससी का ज़िक्र कर रही हैं। जी, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली आपके मुँह से एफएससी हम सुन रहे हैं। तो अगर मेरा बच्चा साइंस की तरफ उसका रुझान ही नहीं है, तो एफएससी करने तक का वो वेट क्यों करे, और वो क्यों मैट्रिक से लेके या ओ लेवल से लेके बिल्कुल ए सही कह लेवल्स रहे तक हैं। साइंस को पढ़े? अगर वो आर्ट की तरफ जाना चाहता है, वो लिटरेचर की तरफ जाना चाहता है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि स्टैंडर्ड 5 से अगर वो टेस्टिंग होगी और हमें ओ लेवल से पहले पता होगा कि इसके रुझानात क्या हैं, तो शायद हमें ज़्यादा आसानी हो और हम उसे बहुत कम बर्डन के नीचे लाएँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं ये देखती हूँ कि मैं बच्चों से, वालिदैन से पूछती हूँ कि आपका बच्चा साइंस में क्यों कर रहा है मैट्रिक? हुँ, तो वो कहते हैं कि ऑप्शंस आगे खुली रहती हैं, वाहिद हुँ, वजह। और आप इस देखें कि इस चक्कर में बच्चे के 4 साल ज़ाया कर देते हैं। हुँ, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं चारों साल ज़ाया हो गए ना, क्योंकि हुँ, उसका साइंस में हुँ, इंटरेस्ट तो कोई नहीं था। अच्छा, वो हुँ, क्या करता है बच्चा, बड़ा मज़ेदार होता है, वो इंतज़ार में बैठा रहता है। कहता है कि अच्छा ठीक है, जब मेरे 4 साल खत्म हो जाएँगे ना, तब मैं अपनी मर्ज़ी की डिग्री सेलेक्ट कर लूँगा जाके। ऐसे ही। लेकिन आप ये देखिए कि उन 4 सालों में वो क्या-क्या एक्सप्लोर कर सकता था। हुँ, मैं खुद अपनी बेटी की आपको मिसाल दूँ तो मेरी बेटी का साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था 5वीं क्लास तक, हुँ, छठी तक भी बहुत ज़्यादा था। 7वीं में सडनली शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन साइंस और बिल्कुल हुँ, खत्म हो गया उसका इंटरेस्ट। तो हमें काफ़ी लोगों ने कहा कि जी आप करने दें साइंस, कम से कम ओ लेवल तो साइंस में करने दें, आगे देखें। तो हुँ, मैंने उन्हें कहा कि क्या फ़ायदा? वो हुँ, कुछ सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर कर लेगी इन 2 सालों में, तो भी उसका हमने स्कूल चेंज किया और वो अब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही है, वो इकोनॉमिक्स हुँ, पढ़ रही है, वो बिज़नेस पढ़ रही है। इससे उसको बड़ा क्लियर ही आइडिया हो जाएगा कि जी जब मैं यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, क्या मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ हुँ, बिज़नेस और अकाउंटिंग के अंदर, या फिर हो सकता है मैं इंग्लिश लिटरेचर की साइड पे जाना हुँ, चाहूँ। या हो सकता है कि मुझे तीनों सब्जेक्ट ही पसंद नहीं आए और मुझे पहले ही पता है कि मैंने इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना, तो मैं एक और नया सब्जेक्ट ट्राई करूँ। तो वो 4 साल आपने स्कोप के चक्कर में
जो हुँ, बच्चे के गोल्डन टाइम था टीनेज का, जब वो एक्सप्लोर कर सकता था कुछ, वो कुछ सीख सकता था, वो सिर्फ़ इसलिए कि जी आगे ऑप्शंस खुल ही रहे हैं, वो ज़ाया हुँ, चले गए। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि क्यों उसे साइंस में करवाएँ, उसको हुँ, बिल्कुल आर्ट्स की साइड पे जाने दें। उसको ये फ़ील ही ना दें, हम असल में फ़ील ये देते हैं कि जो आर्ट्स चूज़ कर रहा है वो फेलियर है। हुँ, बुनियादी तौर पे मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ पे देखते हैं कि पूरे का पूरा खानदान डॉक्टर होगा, हुँ, पूरे का पूरा खानदान फोर्सेज़ में होगा। हुँ, पूरे खानदान में जी बड़े फ़ख्र से बताया जाएगा कि हमारी तो फैमिली ही इंजीनियर्स की है। हुँ, तो वो वहाँ पे एक बच्चा जो थोड़ा-सा डाइवर्जेंट होता है, उसको एज़ अ फेलियर लिया जाता है। हुँ, तो उस फेलियर को हम ये चाहते हैं कि उससे हटा जाए और अब देखिए ना हर कोई चाहता है मेरे कमरे में घर में पेंटिंग्स लगी हों बहुत अच्छी। हुँ, आपकी भी मैं घर में देख रही हूँ लगी हुई है, मेरे घर में भी लगी हुई है। हुँ, लेकिन ये कोई नहीं चाहता मेरा बच्चा पेंटर बने। हुँ, बिल्कुल तो ठीक। ये इसको हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो है ना ये पाकिस्तान से, साउथ एशिया से इन जनरल जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो। हुँ। नहीं, दिस इज़ वंडरफुल, दिस इज़ वंडरफुल। मैं बल्कि इस हवाले से बड़ा क्लियर हूँ और ये मेरी तो ख़्वाहिश होगी कि आपकी वो जो फ़ासला है ओ लेवल्स या ए लेवल्स से स्टैंडर्ड 5 पे टेस्टिंग का, वो जल्द अज़ जल्द तय हो, ताकि अगले 2 सालों में जब मेरा बेटा स्टैंडर्ड 5 से गुज़रे, तो उसके बाद वो इस टेस्टिंग बिल्कुल, फ़ेज़ से भी गुज़रे और हम उसके रुझानात के मुताबिक उसे मदद कर सकें अपना करियर या अपनी एजुकेशन के एरिया को चूज़ करने का। और बिल्कुल। दिस इज़ मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्फ़िक हूँ कि अच्छा, मेरी ये ख़्वाहिश है कि अगर मेरे बच्चों में से कोई आर्टिस्ट बनना चाहे, कोई पेंटर बनना चाहे, कोई कोई लिटरेचर की तरफ जाना चाहे, तो उस पे ये बोझ बिल्कुल ना हो कि नहीं, नहीं, नहीं बेटा, तुमने डॉक्टर बनना हुँ, है, तुमने इंजीनियर बनना है। मैंने बहुत से डॉक्टर्स देखे हैं डॉक्टर साहबा, सीएसएस करके अब बिल्कुल। वो डिप्टी कमिश्नर हैं। हुँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत से इंजीनियर्स ऐसे हमने देखे। हमने हमने आपके ही ये घर लकी वन्स हैं, पीर साहब ये भी देखें हुँ, कि ये लकी वन्स हैं जिनको ना इतना डिसीजन मेकिंग और इतना वक़्त ज़िंदगी उन्हें दे देती है और इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ दे देती है कि वो स्विच कर लेते हैं करियर। आप देखिए इन जनरल हम एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए हुँ, मैंने कहा कि 18 साल की उम्र में जो फैसला ले रहा है ना, वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। इसलिए कि अगर वो एट द एज ऑफ 40 जब हम मिड लाइफ क्राइसिस पे पहुँचते हैं, वो सोचता है कि मैं चेंज कर लूँ, तो उसे इकोनॉमिक फैक्टर चेंज नहीं करने देते। हमारे कहाँ सपोर्ट दुरुस्त। सिस्टम है। एक बंदा जो है वो 7 लोगों को पाल रहा है। तो वो हुँ, घर में देखता है, वो कहता है यार इन 7 लोगों का क्या होगा अगर मैं इस टाइम पे अपना करियर स्विच करता हूँ और मैं अगले 2 साल मेरे पास उतने पैसे नहीं आते जितने अभी आ रहे हैं। हुँ, तो ये वो तो लकी हैं जिनकी आप बात करें हुँ। और बहादुर लोग हैं मैं तो समझती हूँ, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास तो ऐसी ऑप्शंस नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब एक और ज़्यादती वाला फैक्टर भी है ना डॉक्टर साहिबा। इसे हम लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट रोल एज़ वेल श्योर, जी। कि वो जो लकी साहब जिन्होंने पहले 5 साल गुज़ारे हैं एमबीबीएस करते या हुँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करते हुए, वो उन 5 सालों में हमारे पास कोटा सिस्टम्स हैं, हमारे पास बड़ी गरीब आबादी है, जी, यहाँ पे सीटें बड़ी इंस्टीट्यूट्स बहुत कम हैं। वो एक सीट पहले भाई साहब ने तजर्बाती तौर पे 5 साल ऑक्यूपाई किए रखी डॉक्टर बनने के चक्कर में और 5 साल में उन्हें रियलाइज़ हुआ और साथ में थोड़ी-सी उन्हें विल आई कि नहीं, नहीं, नहीं मैंने अपना करियर चेंज करना है और वो एक डॉक्टर माशरे से कम हुआ। हुँ, अ, जिस माशरे में पहले ही डॉक्टर्स की कमी है, जिस माशरे में अच्छे प्रोफ़ेशनल्स हुँ, की कमी है, वहाँ पे एक डॉक्टर कम हुआ। और वो जो डॉक्टर की सीट ऑक्यूपाई किए बैठे रहे 5 साल भाई साहब या खातून, वो डीसी बन के अब वो तो अपना करियर बना गई। तो यहाँ इस टेस्टिंग की ज़रूरत ज़्यादा वैलिड है कि आप अगर पहले ही रुझानात जानते हैं, तो लोग अपने उन एरियाज़ में पहले ही तैयारी कर रहे होंगे अपना करियर बनाने की, कि जहाँ वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। इसीलिए देखें लोग हमें कहते हैं कि जी देखें ये तो बहुत अर्ली होना चाहिए। मैंने कहा जी होना तो बहुत कुछ चाहिए इन आइडियल हुँ, सर्कमस्टेंसेस लेकिन हो नहीं सकता। तो अभी हमने जो शुरू की है चीज़ वो हमने इसलिए यूनिवर्सिटी डिग्री हुँ, को सिलेक्ट करने के बारे में की है कि जी अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री जो है ना वो आप केयरफुली सिलेक्ट करें। चाहे हुँ, मेडिसिन में जा रहे हैं या आप आर्किटेक्ट में जा रहे हैं। मुझे अब 11 साल हो गए एकेडेमिया के अंदर। मैं पाकिस्तान की चंद चंद एक जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में आप कह सकते हैं, उनमें से एक में पढ़ाती हूँ और बहुत कम्पेटिटिव प्रोसेस है उन यूनिवर्सिटीज़ में घुसने का। मुश्किल से 2.5% बच्चा सेलेक्ट होता है आउट ऑफ द शेयर नंबर दैट गिव द टेस्ट और आप ये देखें कि वो
उसमें जिन स्कूलों का टॉप मेरिट है, आप उन स्कूलों में चले जाएँ, आपको 50% बच्चा कहेगा कि जी मैं डिग्री से खुश नहीं हूँ, गलती हो गई, किसी और डिग्री में जाना था। हुँ, लेकिन वो उसी डिग्री में बैठा हुआ है, वो क्या करे बेचारा? हुँ, उसके माँ-बाप ने पैसे लगा दिए हैं, उसने अपनी ज़िंदगी के 2 साल उसके ऊपर लगा दिए हैं। कुछ हमारे मुल्क में थोड़ा-सा ये भी है ना कि चांसेज़ ऑफ स्विचिंग एक तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, दूसरा मैंने आपको कहा कि क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मिडल क्लास है, हुँ, अब वो 2 साल बाद माँ-बाप को जाके कहने की जुर्रत भी करना कि जी मुझे पसंद नहीं है, हुँ, मैंने स्विच करना है, हुँ। वो बड़ा दिल-घुटने का काम है और फिर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं यार छोड़ो, कोई बात नहीं, बस जो हो गया सो हो गया, अब इसके साथ गुज़ारा करते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। डॉक्टर साहब हम थोड़ा-सा अब ज़रा पलटते हैं ये आपके इस वेंचर से आपकी जानिब। ये भी आपने फरमाया कि जी, आपको 11 साल हुए हैं एकेडेमिया में। जी, जी। आर यू श्योर? जी, मैं 2009 के आखिर से पढ़ा रही हूँ। ऐसा ही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको हाफ़ सेंचुरी हो गई है मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए। कह सकते हैं। आपके अब्बा का कैसे तजर्बा, आपकी आपके घर का हाँ, माहौल, तो वो एजुकेशन जी, जी, जी। तमाम चीज़ें तो आप तक आई हैं ना? जी, जी, जी। वो ये हमारा इन जनरल पता नहीं क्यों हमारी फैमिली में भी हालाँकि कोई फ़ोर्सिंग वाला मैकेनिज़्म नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है हम सबको शायद लेक्चर देने का बड़ा शौक है, तो सारे के सारे जो है ना वो ज़्यादातर लोग टीचिंग की साइड पे हैं। तो फ़ादर भी मेरे जो थे वो उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया अपनी डेथ तक और मदर जो थी मेरी उनका स्कूल था अपना हुँ, और वो भी एजुकेशन से वाबस्ता रहीं। बड़े भाई भी मेरे हैं और फिर मैं हूँ। ज़्यादातर लोग हैं वाक़ई टीचिंग की साइड पे और अनवर मसूद साहब को आप जानते ही हैं जी। खाला भी मेरी पढ़ाती रही हैं, तो ज़्यादातर लोग बिल्कुल इस तरफ हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा अब आपकी फैमिली का ज़िक्र चल पड़ा है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो सादा-सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उसमें वो शाइनिंग बच्चे होते हैं और वो निकल के एक मकाम बनाते हैं और मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे। य मुझे ये बताइए कि एक ऐसी फैमिली के जहाँ सारे के सारे ही डेढ़ शेर मतलब शेर तो है ही कोई नहीं ना, सवा शेर वाला मामला भी नहीं है, सारे ही डेढ़ शेर हैं। उसमें एक और डेढ़ शेर के तौर पे आप कैसा फ़ील करती हैं? अच्छा मैंने कभी देखा नहीं अपनी फैमिली को इस तरह, मैं नहीं समझती कि हमारी फैमिली में कोई इस तरह को देखा जाता है कि जी कोई सवा शेर है और कोई डेढ़ शेर है क्योंकि कुछ कैरियर्स भी कुछ लोगों के डिफरेंट हैं, फिर हर किसी के कुछ ज़िंदगी में चॉइसेस भी डिफरेंट रहीं। तो इस तरह नहीं है कि कोई ऐसी फीलिंग थी कि जी हमने किसी से कम्पीट करना है या किसी से हमने ज़्यादा करना है, जो पहले बड़ा भाई कर गया है उससे ज़्यादा, तो उस तरह का प्रेशर रहा नहीं हमारे हुँ। ऊपर। और वो आपका शुक्रिया आप डेढ़ शेर कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो कोई इस किस्म का एहसास नहीं है ज़रा बराबर भी। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह का कोई प्रेशर या इस तरह की कोई फीलिंग हमारे उसमें रही है फैमिली में। वो आप सारे डेढ़ शेरों के कुनबे में मौजूद एक डेढ़ शेर है ना, तो आपको सब नॉर्मल लगता है। बाहर से जब आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि न अच्छा ये कितनी कंप्लीट, मज़ेदार, बड़ी सोच वाली पर्सनैलिटीज़ और एक ही जगह पे इतनी ज़्यादा तादाद में इकट्ठी हैं, तो माशाल्लाह बड़ी इंस्पायरिंग फैमिली है आपकी और मेरे हर ख़्याल है एक की थोड़ा-सा जगह बड़ा खूबसूरत डाइवर्सिटी को सजा हुआ है। एप्रिशिएट करने वाला फैक्टर है और हुँ, कुछ भी नहीं है। मेरे बड़े भाई जो हैं वो एजुकेशन के अंदर हैं। अपना भी वो करते रहे बिज़नेस वग़ैरह लेकिन उन्होंने कभी हम पे इस तरह की चीज़ नहीं इम्पोज़ की। जो मेरे उससे 2 छोटे भाई हैं वो बिल्कुल जॉब की साइड पे हैं। हुँ, उससे छोटा भाई जो है वो सॉफ्टवेयर की साइड पे है, फिर मैं हूँ। मैंने जो है वो पीएचडी कर ली, पता नहीं कैसे कर ली। और जो उससे छोटा भाई है वो कहता है कि मैं बिल्कुल ही वांट्स टू लिव अ नोमैडिक लाइफ, तो वो हुँ, खानाबदोशी वाली ज़िंदगी गुज़ारना पसंद करता है। वो कहता है मैं ट्रैवल करूँ और वो फिरता है दुनिया जहान में फिरता है। तो मेरा ख़्याल है कि वो शायद एक द एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी इज़ देयर, तो हुँ। उसकी वज़ह से थोड़ा-सा ये वाला प्रेशर वाला फैक्टर कम है और कोई इस तरह फ़ील नहीं करता कि कोई दूसरे से बढ़कर या किसी के कोई नीचे है, इस तरह वाली फ़ीलिंग कम है। अच्छा जिन फैमिलीज़ में ये प्रेशर वाला फैक्टर कम होता है, जैसे आप एक फैमिली से हैं जहाँ पे ये प्रेशर वाला फैक्टर कम है, कंपटीशन वाला फैक्टर कम है, एक दूसरे को देख के रीस करने वाला फैक्टर कम है या आगे निकलने की दौड़ मौजूद नहीं है। यहाँ आपको अपनी सलाहियतों को ग्रो करने का, पॉलिश करने का कितना मौका मिलता है? और ऐसा माहौल क्यों ज़रूरी है? मेरा ख़्याल है एक्सपेरिमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। हुँ, एक्सपेरिमेंटेशन को एप्रिशिएट करना, अलाउ करना, किसी को फ्रीडम देना कि अच्छा अगर आप स्विच कर रहे हैं किसी और चीज़ में और उसमें कोई फेलियर भी हो जाता है तो इट इज़ फाइन। अगर आप बच्चे को वाला चांस को ऑप्शन देते हैं तो उसके चांसेस ऑफ
फाइंडिंग समथिंग जिसमें वो ट्रूली पैशनेट है, वो हाई है एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा बच्चा जिसके सामने सिर्फ़ एक ही पाथ है और वो प्रेशर भी है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रेशर हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन का प्रेशर हो। तो वो माँ-बाप की तरफ से आए या बड़े बहन-भाइयों की तरफ से आए या घर में एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऐसा हो एक्सपेरिमेंटेशन का। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको दूँ कि बहुत सारे लोग जैसे अगर सोचते हैं कि मैं एक जॉब छोड़ूँगा, मैं स्विच करूँ, बहुत सारे लोग सिर्फ़ इसलिए नहीं कर पाते कि वो they are not sort of allowed from हुँ, their homes. It is not something that is accepted. तो वो सारी उम्र उसी जॉब के अंदर रहते हैं। कोई अगर ये सोचता है कि अच्छा मैं डिग्री तो कर ली है मैंने बीएस मैकेनिकल में तो कर लिया, मैं अब एमबीए करना चाहता हूँ। तो वो वाला प्रेशर जो है वो जो पीछे से है कि भई नहीं एमबीए तो नहीं करना। मैं आपको एक मिसाल दूँ, एक मेरा स्टूडेंट था बहुत अच्छा। उस ही हैड अ वेरी एंटरप्रेन्योरियल माइंड, वो बिज़नेस करना हुँ, चाहता था। तो वो उसने एक बिज़नेस शुरू किया। वो बिज़नेस उसने उस ज़माने में असल में कुछ इस्लामाबाद में हुआ था कि शीशा बैन हो गया था। हुँ, शायद आपको याद हो, कोई मेरा हुँ, ख़्याल है 8-9 साल पहले की बात हुँ। है। तो उसने ना शीशा होम डिलीवरी पे शुरू कर दिया। उसने कहा जी आप हमें कॉल करें तो हम घर पे आपको जो है वो शीशा बना के अरे वाह! देंगे और हम उसका जो किराया लेंगे और सारा कुछ। तो उसने हुँ, किया तो उस वक़्त हालाँकि फूड पांडा वग़ैरह इस तरह की चीज़ें नहीं की, तो इट्स प्रोबब्ली सॉर्ट ऑफ अ पायनियर इन दिस। तो उसने वो शुरू किया और वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ एंड ही स्टार्टेड अर्निंग गुड मनी, तो मनी का भी फैक्टर नहीं था। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि मेरी बात सुनो, पंजाबी में उसने कहा मुझे पंजाबी तो इतनी अच्छी नहीं आती है, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसकी माँ ने उन्हें कहा कि अब मेरा बेटा एमबीए करके पांडे बेचेगा। आह! तो पांडे उन बेचेगा। तो इतना प्रेशर उस बच्चे पे पड़ा कि उसने वो पांडे छोड़े और वो अपनी नौकरी पे चला गया। हुँ, इसी तरह मेरा एक और स्टूडेंट था, ही इज़ वेरी, वेरी क्रिएटिव, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिएटिव पीपल आई नो। मैं उसके प्रोफेशन का नाम नहीं लूँगी बिकॉज़ देन पीपल विल अंडरस्टैंड। हुँ, उसको सिर्फ इसलिए बैंक में जॉब करनी पड़ी कि उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। He हुँ, was earning very good money. He हुँ, was one of the very successful people in his field. लेकिन इसलिए बैंक में गया कि उसके माँ-बाप ने कहा भई हम जा-जा के बताते हैं मेरा बेटा एंटरप्रेन्योर है, तो वो कहते हैं वो क्या होता है? एंटरप्रेन्योर क्या होता है? नौकरी क्या हुँ, करता है? पैसे कितने हुँ, कमाता है? हुँ, अब आप ये सोचें कि क्रिएटिव बंदा बैंक में एंड अप हो। हुँ। एंड ही डिड इट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स और फिर शादी हो गई तो वो बहादुर इतना था कि उसने फिर शादी के बाद में उसने कहा अब तो बेगम आ गई है। तो फिर उसने छोड़ दिया, फिर ही वेंट टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। ही इज़ वेरी माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल। तो ये जो द फ्रीडम ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, द हुँ, फ्रीडम ऑफ चॉइस हुँ, that helps people in experimenting with new things. We help हुँ, people in switching career, in finding something that they are truly passionate about. आप एक्टर्स देख लें, पेंटर्स देख लें, इन सबकी स्टोरीज हैं इसी हुँ, तरह की कि जी जब भी फैसला किया तो घर से इतनी मुखालफत हुई कि हुँ। हालत खराब हो गई, लेकिन जब वो लगे रहे अपने उसमें तो कभी ना कभी उन्हें सक्सेस जो है वो मिल ही गई। और मेरा ख़्याल है ये चीज़ें माशरे को तवाना रखने में भी बड़ी कारफ़रमा साबित होती हैं। आप हम आज बैठ के अक्सर ये गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे कि 70s में हमारी फ़िल्में ऐसी होती थीं, आज हमारी फ़िल्में ऐसी नहीं हैं, हम इंडिया से कम्पीट नहीं कर हम्म, पा रहे, इंडिया बड़ा अच्छा कंटेंट हम्म, प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब फ़नकार बनाने पे जो इंडिया ने मेहनत की वो हमने नहीं की, मौसीकार पैदा करने पे जो इंडिया बिल्कुल ने भी नहीं मेहनत की, की वो हमने नहीं की। ना हमारे बिल्कुल माशरे में ऐसे उसकी ही। गुंजाइश थी। आज भी हम्म, यहाँ पे हमारे बहुत से दोस्त हैं, आप भी शायद उनसे आगाह हैं, जो मौसीकी से वाबस्ता हैं और उन्हें माशरे में बड़ी अजीब गुफ्तगू, तंज़ और निगाहों का सामना करना नाम पड़ता है। पुकारे जाते हैं जी, सारी जी, बातें आप छोड़े, जब उनको बुलाया जाता है तो उनका नाम बाद में लिया जाता है, उससे पहले एक लेबल उन पे लगा दिया जाता है, बड़े जी, दुःख की बात है। जी। ये मेरा ना वैसे जो मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें मेरा एक रिसर्च एरिया भी होता है, तो मेरा अपना रिसर्च एरिया ना डाइवर्सिटी इंक्लूजन है। और डाइवर्सिटी इंक्लूजन के अंदर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो टॉलरेंस तो आपको पता ही इन जनरल बड़ी कम हो गई। हुँ, आपने जो बात की ना कि ये एक्सेप्टेबिलिटी, उसमें ना एक एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे बोलते हैं मोनोकल्चर। तो जी, मोनोकल्चर का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे सिर्फ किसी सोसाइटी में किसी एक तरह की चीजें एक्सेप्टेबल हो। हुँ, तो ये जो जो डाइवर्सिटी की, इंक्लूजन की, टॉलरेंस की कमी है, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हमने ये चीज़ एक्सेप्ट करना छोड़ दी है कि किसी का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, हुँ, किसी का प्रोफेशन डिफरेंट हो सकता है। हुँ, कोई ज़िंदगी में ऐसी चॉइसेस कर सकता है जो शायद सोसाइटी के हिसाब से तो वो इतनी एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन एक एज़ अ पर्सन, एज़ अ इंडिविजुअल हम उसे फ्रीडम देना है कि वो चॉइस कर सके। वो हम देने को तैयार नहीं है। तो हम एक मोनोकल्चर में रह रहे हैं जहाँ ओनली वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज़ एक्सेप्टेबल। उसकी वजह से ओवरऑल टॉलरेंस भी कम हो गई हुँ, और एक्सेप्टेंस भी कम हो गई, और फिर अपने माशरे में हम एक्सट्रीमिज्म जो देखते हैं और ये जो लेबल्स आप कह रहे हैं जो मौसीकी वालों को दिए जाते हैं, हुँ, या कुछ जातों को दिए जाते हैं, कुछ हुँ, रिलीजन्स को दिए जाते हैं, वो इसी हुँ, वजह से है कि हम एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है इस बात को। हुँ। और ये हमारे माशरे को एक अंधी खाई की तरफ धकेल रहा है।
मेरा ख़्याल है हम अंधी खाई में जा चुके हैं, अब तो शायद मज़ीद वो कभी किसी ने कहा था रॉक बॉटम आ गया, तो मुझे लगता है रॉक बॉटम का भी रॉक बॉटम जो है वो आ गया। आई डोंट नो कि इसका एंड क्या है? सही, वो हाशिर भाई कहते हैं ना कि इसका इसका एंड यही है कि सारा माशरा एक दफ़ा जो है ना वो हो जाए, जिस तबाही से इसने सामना करना है वो मैं सामना आपने कर नहीं, ले और वैसे आपको दोबारा मैं तरतीब। बात बताऊँ, हाँ, ये सच बात है। मैं आपको बताऊँ, मुझसे प्रीवियस जनरेशन अक्सर ये कहती थी। मतलब मेरी मदर इन लॉ भी कहती हैं कि बस इस जगह का इलाज है कि एटम बम गिर जाए और और सब खत्म हो जाए और फिर शुरू हो। तो कभी-कभी बड़ी एक्सट्रीम सोच लगती है, लेकिन वाक़ई आती है सोच कि आपको लगता है कि इसका शायद हल की तरफ चीज़ें नहीं जा रही, बिगड़ने की तरफ जा रही हैं। और फिर ख़ासतौर पे अगर आपके बच्चे हों, तो फिर आप सोचते हैं कि अगली जनरेशन के लिए क्या हम बेहतर चीज़ छोड़ के जा रहे हैं या खराब हुँ। छोड़ के जा रहे हैं। तो उसमें फिर एक बड़ी एक अच्छी फीलिंग नहीं आती आपको। मेरा ख़्याल है कि ये भी एक रिएक्शन है जो मुसलसल एक माशरती रवैयों की वजह से हमारे अंदर पैदा होता है और फिर हम उस माशरे के वजूद से बेज़ार होना शुरू हो जाते हैं। जी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये शायद एक ज़ोन होता है जिससे हम फिर निकलते हैं, आपकी तरह हम फिर किसी सूरत में इसी माशरे में कंट्रीब्यूट करने के लिए, इसी माशरे की नस्लों को सँवारने के लिए मेरा मुस्तकबिल टाइप के इनिशिएटिव्स लेते हैं, जहाँ पे हम इसी माशरे को ठीक कर सकें, इसी माशरे के मुस्तकबिल को सँवार सकें। तो वो उस ज़ोन के बाद फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं जो पॉज़िटिव है। बिल्कुल, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बस वो देखिए रूट्स तो यहीं पर है ना, यहाँ से हुँ, भाग के भी कहाँ जाएँगे। वो भाग के चले भी जाते हैं, तो मुझे याद है कि जब हम वहाँ यूके में होते थे, तो मैं हँसती थी इस बात पे कि हम यूके में तो बैठे हैं, लेकिन सुबह उठ के जो सबसे पहला पेज खुलता है ना, वो खुलता है जंग का और बीबीसी उर्दू का, हुँ, जस्ट टू सी कि व्हाट इज़ हैपनिंग बैक होम। हुँ, तो आप कभी ग्रेजुएट नहीं कर सकते इस चीज़ से, निकल नहीं सकते ऐसे ही। पूरी तरह, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। तो फिर वही वही आपकी बात सही है कि फिर उधर आप वापस आते हैं कि अच्छा चलो हम क्योंकि एक प्रिविलेज्ड पार्ट से ताल्लुक रखते हैं माशरे हुँ, के। मतलब अल्लाह ताला ने एक ऐसी उसमें आप फैमिली में पैदा हुए जहाँ लोग एजुकेटेड थे, हुँ, आपको एजुकेशन मिली, कभी किसी ने रोका नहीं है। जेंडर बेस कभी वॉयलेंस का या जेंडर बेस रिस्ट्रिक्शंस का कभी सामना नहीं रहा। हुँ, तो ये एक प्रिविलेज है इस माशरे में। तो हुँ। जब आपको ये प्रिविलेज मिलता है, तो यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। चाहे वो अपनी बातों से दें, पढ़ाई से दें या कोई वेंचर से दें। वो कोशिश ही कर सकते हैं, वो छोटे से लेवल पे कर रहे हैं। वक़्त ही हुँ। बताएगा कि उसका वो अंजाम जो है वो क्या निकलता है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने आप अब बात फैमिली की जानिब आई, तो हमने आपकी फैमिली में जो आपकी मदर या फादर के बारे में जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है, वो हाशिर भाई की तहरीरों से ही है। हम आपकी जी। ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। आपके वालिद साहब के बारे में, आपकी वालिदा साहिबा के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, घर के माहौल के मेरा बारे में। मतलब आशिफ भाई डिस्क्राइब्स देम बेटर क्योंकि उसकी वजह है कि ज़ाहिर है कि वो घर में सबसे बड़े थे, तो ही हैज़ हुँ, स्पेंट द मोस्ट टाइम विद देम। हुँ। तो व्हेन माय पेरेंट्स पास्ड अवे तो आई वाज़ 15। तो हाँ, एक वो यंग एज थी और वो जो एज होती है जब अभी यू स्टार्ट गेटिंग क्लोज टू पेरेंट्स, तो वो वाला तो नहीं था। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी मैं क्योंकि मैं सेटअप करने की कोशिश कर रही हूँ अपना, तो मैं साकिब माय हस्बैंड ऑफ्टन टेल्स मी कि तुम बेसिकली अपनी अम्मी वाली जो है ना वो हिस्ट्री दोहरा रही हो, क्योंकि मेरी जो मदर थी ना उन्होंने 39 उनकी एज थी जब उन्होंने अपना स्कूल जो है वो शुरू किया था। सही। और उस वक्त वो उनके ट्विन बच्चे होने वाले थे हुँ, और कोई फाइनेंसेस नहीं थे, कोई सपोर्ट नहीं था। इंडिया से माइग्रेटेड जो फैमिलीज होती हैं आपको पता ही है कि उनके हुँ, फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो क्या थी। फादर मेरे बांग्लादेश से माइग्रेटेड थे। लेकिन एक तो ये कि हमारे घर में जो हमें एक बड़ी अच्छी मिसाल देखने को मिली कि मेरे फादर हमेशा मेरी अम्मी की सपोर्ट में रहे, हुँ, हमेशा। हुँ, एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये चीज़ था कि लाहौर में हम अक्सर एक चीज़ यूज़ करते हैं कि गर्दन में सरिया नहीं होता, हुँ, कि कुछ लोग की गर्दन में कहते हैं सरिया हुँ, होता है, तो वो वाला एलिमेंट उनमें नहीं था। तो मेरी अम्मी हमें बताया करती थी कि जब मैंने स्कूल शुरू किया, तो स्कूल की आपको पता है एक प्रिंसिपल होती है, तो उसका हुँ, तो बड़ा दबदबा होता है और वो बच्चों से भी और वो तो कहती थी कि इतने पैसे नहीं थे कि मुलाज़िम होते। तो हम जो है पीछे झाड़ू-टाकी मार रहे होते थे, पता लगता था कोई पेरेंट आ गया एडमिशन के लिए, तो हम जो है ना साफ-सुथरे कपड़े पहन के फिर सामने बैठ जाते थे, प्रिंसिपल बन के। तो उन्होंने बड़े साल उन्होंने इस तरह से गुज़ारे और स्कूल एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, तीसरी और हुँ, चौथी बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। हुँ। और जब मेरी वालिदा की वफ़ात हुई तो हमारे स्कूल में उस टाइम पे 500 के करीब बच्चे थे। अच्छा। और मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी सक्सेस उस लिहाज़ से है कि आप बगैर किसी सपोर्ट सिस्टम के, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल सपोर्ट हुँ, सिस्टम के, आप हुँ, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा करें। तो एक तो मदर की साइड से वो वाली इंस्पिरेशन बहुत है। दूसरा ये कि बिलॉन्गिंग टू अ फैमिली जहाँ पे मेन डोंट फील थ्रेटन्ड बाय वुमेन सक्सेस।
हुँ, आई थिंक वो एक मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा प्रिविलेज है। तो हुँ, हमने तो अपने फादर को देखा कि वो तो उन्होंने थ्रेट तो फ़ील करना दूर की बात है, वो साथ-साथ उनको सपोर्ट करते रहे, खड़े रहे। माय मदर ऑलवेज़ अर्न्ड मोर देन माय फादर, हुँ, लेकिन दैट वाज़ नेवर एन इश्यू। हुँ, तो वो मिल के उन्होंने सारी चीज़ें की, तो मेरे फादर बर्तन भी धोते थे और वो खाना भी बनाते थे और उसमें कभी उन्होंने कोई ऐसा कोई फ़ील नहीं किया कि जी उनकी मर्दानगी पे हर्फ़ आ रहा है या इस तरह की हुँ, कोई चीज़। तो वो एक ऐसे हाउसहोल्ड में जो मेरी मेमोरीज़ जो 15 साल की उम्र तक हैं, वो इस चीज़ से रिलेटेड है। ज़ाहिर है कि कोई हाउसहोल्ड परफेक्ट नहीं होता। हुँ, बिल्कुल वो इश्यूज़ हमारे हाउसहोल्ड में भी थे जो कहीं और होते हैं। लेकिन जब मैं पीछे देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि अच्छा आई नीड टू टेक इंस्पिरेशन, तो वो अम्मी की तरफ से ये कि इतनी रेज़िलियंस उनमें और इतनी मेहनत जो उन्होंने की और हम माशाल्लाह 6 बहन-भाई हैं। हुँ, तो 6 बच्चों को पालना और फिर बिज़नेस खड़ा करना और अब्बू के भी जितने बहन-भाई हैं वो भी क्योंकि उनकी अब्बू सबसे बड़े थे, उनकी शादियाँ-वादियाँ करना वो सब अम्मी की तरफ से और अब्बू का एक जो सपोर्ट वो था और नॉलेज जो था उनका, ही वाज़ अ वेरी, वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो वो आप हाशिर भाई में भी यकीनन वो चीज़ देखते हैं, तो वो अब्बू ही की तरफ से ज़्यादा उनके अंदर जो है वो आई है। तो वो जो मेरी जो मेमोरीज़ जो 15 साल की उम्र तक है वो इन चीज़ों के इर्द-गिर्द जो है वो ज़्यादा घूमती हैं। वो मुझे एक बिट्स एंड पीसेस में जो चीज़ें याद हैं वो दे हेल्प मी go through life and they give me inspiration. ठीक। और डॉक्टर साकिब साहब के कितने असरात हैं? बहुत शदीद असरात हैं। बहुत श क्योंकि देखिए उनका भी ऐसी फैमिली से ताल्लुक है। ठीक। उनका भी ऐसी फैमिली से ताल्लुक है जहाँ पे उनकी मदर सारी उम्र काम करती रहीं, उनके फादर सपोर्ट हुँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें की और उनके भी घर में कोई इस तरह का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जी अगर इफ यू आर अ मैन देन यू डोंट कंट्रीब्यूट इन द हाउसहोल्ड हुँ, चोर्स। वो एक बराबरी की सतह पे पार्टनरशिप पे चलते रहे। मैंने जब मेरी शादी हुई थी काफ़ी यंग एज में हुई थी तो मेरी बेटी थी। हम जब यूके गए थे साकिब की पीएचडी के लिए तो साकिब वाज़ द वन जिन्होंने मुझे इस पॉइंट पे लाए कि नहीं यू हैव टू डू द मास्टर्स। तो हुँ, अगर हम आ गए हैं तो अब आप यकीन मानिए उधर वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ऐसी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से निकल जाते हैं, पाकिस्तान उनके अंदर से नहीं निकलता। ठीक। तो वहाँ पे उनको ये बड़ा एक ये मज़ाक वाली बात लगती थी कि जी इनका हस्बैंड जो है वो घर पे बेटी की केयर करता है जब वो अपनी क्लासें लेने जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कभी ये तसव्वुर जो चीज़ है वो नहीं की हुँ, थी। हुँ, लेकिन वो 1 डेढ़ साल की वो सैक्रिफाइस थी, वो कंट्रीब्यूशन थी, तो आज जब मैं 10 साल बाद अपने आप को देखती हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग एट अ फार बेटर प्लेस। हुँ, तो अगर वो साकिब मुझे नहीं कहते कि जी नहीं, आगे नहीं चलना या नहीं पढ़ना, या अगर ये नहीं भी कहते सपोर्ट बहुत सारे लोग कहते तो कुछ नहीं, सपोर्ट भी नहीं करते हुँ, या सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो आई वुडन्ट डू दैट। तो ये तो हुँ, आई थिंक मैरिज इज़ अ पार्टनरशिप या एंड इफ यू आर बोथ डीलिंग ईच अदर एज़ पार्टनर्स तो दोनों मिलके जब करते हैं तो चीज़ें फिर बेहतरी की तरफ जाती हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इस मामले में जो है आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम ऑल द मेन इन माय लाइफ। तो फिर लोग मुझे कहते हैं आप फेमिनिस्ट क्यों हैं? आपकी ज़िंदगी के तो मर्द बहुत अच्छे हैं। आपको पता है ये भी अच्छा, आप सवाल फिर फेमिनिस्ट हैं आता है। बाय द वे? जी, बहुत शदीद हसीन बिल्कुल अच्छा, फेमिनाज़ी नहीं हूँ, फेमिनिस्ट हूँ। ठीक है, ठीक है। ये बेहतर है। लेकिन मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ कि जी आप ये देखें कि हाउ व्हेन मेन एंड वुमेन वर्क इन पार्टनरशिप व्हाट कैन दे हुँ, अचीव। और बिल्कुल ठीक। फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट दैट कि आप एक दूसरे को बराबर समझें, एक दूसरे को बराबर के हकूक दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जेंडर रोल सिर्फ औरतों पे थोड़ी है, मर्दों पे तो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हुँ, और फेमिनिज्म ट्राइज़ टू डील विद दैट एज़ वेल कि मर्दों के ऊपर भी इस कदर प्रेशर, एक छोटा-सा बच्चा उसके ऊपर आप डालना शुरू कर देते हैं, भई तुमने ही घर का ख़्याल करना है, तुमने ही हुँ, बहनों की शादी करनी है। हुँ, वो प्रेशर भी उस पे वही उसमें फिर आपकी वाली बात आ जाती है, फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस किधर है? हुँ, तो अगर बच्चे को 10 साल की उम्र से बताया जा रहा है कि यू आर द वन हू इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीवन आफ्टर वी रिटायर, तो वो हुँ, उसके पास कौन-सा फ्रीडम ऑफ चॉइस है? कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं। हुँ, तो वो वहीं बिल्कुल। घूम फिर के फिर उधर बात आ जाती है कि उसको फिर हम कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में अगर लोग एक-दूसरे को बराबर का समझेंगे, उन्हें मौका देंगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, तो चीज़ें ओवरऑल पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि बेहतर होंगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइए कि मेरा फ्यूचर का फ्यूचर क्या है? मेरा फ्यूचर का फ्यूचर ये है कि हमने एक तो आपके बच्चे के 5वीं क्लास में आने से पहले उसका एप्टीट्यूड टेस्ट हमने लॉन्च करना है। ज़बरदस्त। दूसरा दूसरा हमने ये करना है कि इंशाल्लाह जो बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, उनकी हुँ, टेस्टिंग की तरफ जाना है। अच्छा, तीसरा हमने ये करना है कि जो जॉब में हैं, उन लोगों की टेस्टिंग की तरफ जाना है। बहुत सारी चीज़ें ठीक है। करनी है। मतलब विज़न इज़ वेरी, वेरी क्लियर, लेकिन हुँ, अभी सिर्फ स्टार्ट है, हुँ, तो ज़ाहिर हुँ, है कि आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें होंगी। इवेंचुअल पर्पज़ ये है कि बच्चों को
अच्छी डिग्रीज़ में डालना है, उन डिग्रीज़ में ठीक है, जिसमें वो थ्राइव कर सकें। ठीक है। और बच्चे जब वो डिग्री से ग्रेजुएट हों, तो वो पॉज़िटिवली और प्रॉपर्ली पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। तो अगर आप मेरा इवेंचुअल विज़न पूछें, तो मेरा इवेंचुअल विज़न ये है कि जब बच्चा एक अच्छी डिग्री में जाएगा, एक ऐसी डिग्री में जाएगा जो उसे सूट करती है, हुँ, तो आगे फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर होगी क्योंकि लोग पैशन हुँ, से, मोटिवेशन से काम करेंगे। हमारे पास एक डीमोटिवेटेड वर्कफ़ोर्स नहीं होगी। सो हुँ। दैट इज़ द इवेंचुअल विज़न एंड इवेंचुअल पर्पज़ ऑफ मेरा फ्यूचर इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब विश यू गुड लक और ये आपका जो काम है मुझे तो मेरी ज़रूरत ये लग रहा है। मेरे 4 बच्चे हैं और मेरा ख़्याल है हर हर बाप की आज के दौर में हर बाप की, हर माँ की ये ज़रूरत है। मुझे अपने 4 बिल्कुल, बच्चों के हवाले बिल्कुल। से ये इसकी इम्पोर्टेंस का शदीद एहसास है। और पहले हम मिसालें दिया करते थे, "ओ जी स्वीडन ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੁੰਦਾ है" ਤੇ ਇੰਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਤ चेक ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ तो हुँ, थैंक्स गॉड कि अब पाकिस्तान में कोई एक ऐसा इनिशिएटिव मौजूद है जो एप्टीट्यूड टेस्टिंग की जानिब जा रहा है, जो हमें कंसल्टेशन देगा इस हवाले से कि हम अपने बच्चों के लिए उनके कैरियर को चूज़ करने में कैसे मदद करें और बच्चों को बिल्कुल। ये रहनुमाई मिलेगी कि वो अपने कैरियर्स कैसे चूज़ करें या कौन-सा कैरियर चूज़ करें और रिकमेंडेशंस उनके पास होंगी। दिस इज़ ग्रेट एंड मेरी तमाम नेक ख़्वाहिशात आपके साथ और मेरा फ्यूचर थैंक यू सो प्रोजेक्ट के मच। साथ हैं थैंक यू सो मच वीर सर। थैंक यू। और वक़्त देने के लिए आपका दोबारा शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और मुझे जेन्युइनली मैंने एन्जॉय किया आपसे बात करते हुए। बहुत सारी जगहों पे होती है या तो सिर्फ़ वो वेंचर की बात होती है या इन जनरल एकेडेमिया की होती है लेकिन इस प्रोग्राम में जो जेन्युइनली मैंने बहुत एन्जॉय किया कन्वर्सेशन बल्कि मैं भूल गई थी थोड़ी देर के लिए कि रिकॉर्डिंग चल रही है बस ऐसे मज़ा आ रहा था क्योंकि कैजुअल कन्वर्सेशन शुरू हो गई थी तो अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।